आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये इकोनॉमिक के सेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, ये अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, ये तमाम क्षेत्रों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखो एक प्रश्न उठता है, ये इकोनॉमिक सेक्टर क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होता है। तो एक प्रश्न उठता है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है। तो देखो जहां आर्थिक क्रियाकलाप होती है, जहां आर्थिक एक्टिविटी होती है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसे हम कहते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। जिस क्षेत्र में आर्थिक क्रियाकलाप होती है, आर्थिक क्रियाएं होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसे हम कहते हैं आर्थिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इकोनॉमिक सेक्टर कहते हैं। अब ये आर्थिक क्रियाकलाप का है। देखो आप लोग ज्योग्राफी में अर्थ जो शब्द आता है, ज्योग्राफी में पढ़ते हो अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, इकोनॉमी पढ़ते हो, तो वहाँ अर्थ का मतलब होता है मनी। अर्थ इज इक्वल टू मनी, मनी मतलब पैसा। तो जहाँ पैसा का गतिविधि होती है, मतलब कि आर्थिक गतिविधि होती है, आर्थिक क्रियाकलाप होती है, उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में आर्थिक क्रियाकलाप होती है, आर्थिक गतिविधि होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बोलते हैं। उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक सेक्टर बोलते हैं। तो ये इकोनॉमिक सेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, कितने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं, तो ये 5 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र। अब इसकी क्या विशेषता है, क्या इसके भी कुछ उपनाम है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, और पंचम, चतुर्थ, पंचम क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो इसके कुछ उपनाम होंगे। हाँ जी, इसका भी कुछ उपनाम है। प्राथमिक क्षेत्र को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है, मैं आगे बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हम लोग पढ़ने वाले। देखो अब ये प्रश्न उठता है कि ये कितने प्रकार से होते हैं। तो इसे तीन अलग अलग आधारों पर बांटा गया है। 3 अलग अलग। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा। देखो ये शेर केवल आप जॉब की पर्पस ही ले, आप इसे सीरियस ना ले। देखो मैंने क्या लिखा था, एक शेर लिखा था, सुनो। सफर लंबा है दोस्त बनाते रहिए, सफर लंबा है दोस्त बनाते रहिए, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए, ताजमहल बेशक ना बनाइए लेकिन मुमताज बनाते रहिए। खैर कोई बात नहीं, से सीरियस ना ले। देखो मैं टूटी फूटी भाषा में कुछ शेरो शायरी में लिखता रहता हूँ, लेकिन प्लीज इसे सीरियस ना ले। लेकिन देखो मैंने जो लिखा था, मैंने सोचा कि चलो कुछ एक्टिविटी में नया एक्टिविटी करता हूँ ताकि ऑडियंस को पसंद आए। चलो कोई बात नहीं, टूटी फूटी भाषा में मैंने लिखा था। देखो टूटी फूटी भाषा से मैंने लिखा था, इस पर भी एक लाइन है मुझे याद आता है, मैंने ही लिखा था इस लाइन को। देखो कोई किरदार कोई भी बनना चाहता है, कोई भी अपना कैरियर बनाना चाहता है, तो स्टेप बाय स्टेप होता है, शुरुआत होता है, धीरे धीरे शुरुआत होता है। तो कोई भी देखो शेरो शायरी बना, हालांकि मैं शेरो शायरी में शायर नहीं बनना चाहता, मैं टीचर ही ठीक हूँ। अब तो बात कुछ ऐसी है कि मैं कलाम साहब से बहुत प्रभावित हूँ। वो कहे थे कि मुझे लोग दुनिया शिक्षक के रूप में ही जाना जाए तो बेहतर होगा। तो मैं भी एक शिक्षक हूँ, एक टीचर बनना। हालांकि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं एक छात्र ही हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मेरी छवि बननी चाहिए तो एज ए टीचर के रूप में बनना चाहे। खैर कोई बात नहीं, हर एक इंसान की एक अपना हिडन टैलेंट होता है। तो सुनो, तो कोई इंसान किरदार बनना चाहता है, कोई अपना कैरेक्टर रोल प्ले करना चाहता है, तो उसे चंद लाइनों में कैसे व्यक्त करता है, मैंने उसी लाइनों पर लिखा था। कोई भी इंसान देखो एक ही बार 30 मार्क का नहीं बनता, स्टेप बाय स्टेप बनता है, स्टेप बाय स्टेप उसका शुरुआत होता है। तो मैंने उस पर लिखा था, जो मैंने अभी शायरी बोला था ना, जो टूटी फूटी लाइनों में मैंने लिखा है, तो मैंने उसी पर एक लाइन लिखा था। तो इन्हीं टूटे फूटे लाइनों में मेरे अल्फाज नजर आते हैं, इन्हीं टूटे फूटे लाइनों में मेरे अल्फाज नजर आते हैं। अल्फाज मीन्स जो मैं व्यक्त करना चाह रहा हूँ, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो इन्हीं टूटे फूटे लाइनों में मेरे अल्फाज नजर आते हैं और इन अल्फाजों में मेरा किरदार नजर आते हैं। बट एनीवे इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आई डोंट नो, आई हैव नो एनी आइडियाज, आई हैव नो एनी आइडियाज। डू यू लाइक दिस पोएट्री? आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। आई वांट टू से समथिंग, इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। डू यू लाइक दिस पोएट्री? If you do like this poetry, then you said to me yes. If you don't like this poetry, then you said to me no. Reply in the comment section. Now we are getting the start lecture, and look at me and listen to me. Look at here and listen to me. Be concentrate and look at here. देखो चलो भैया इतनी ही इंग्लिश आती है, आगे मुझे बोलना आता नहीं है। तो देखो हम लोग पढ़ने वाले अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। क्या पढ़ने वाले? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो देखो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र 3 अलग अलग आधारों पर बांटा गया, 3 अलग अलग आधारों पर बांटा गया। पहले आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर, on the basis of economic activities। तो देखो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर 5 अलग अलग भागों में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र। इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर, क्यूनरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र। 5 अलग अलग भागों में बांटा गया। किसके आधार पर? आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर, कार्य या शर्त के आधार पर। तो 2 अलग अलग भागों में बांटा गया, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और तीसरा नंबर पर स्वामित्व के आधार पर,
ओनरशिप के आधार पर, मतलब कि स्वामित्व मतलब मालिक के आधार पर। इसका मालिक कौन हो सकता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी। हालांकि जो मेन पॉइंट है ये दो याद रखना, पहला हो गया सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा हो गया निजी क्षेत्र। ये 2 पॉइंट को हमेशा याद रखना। अगर नोट करना तो ये 2 कंपलसरी है, नोट कर लेना। सार्वजनिक क्षेत्र स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं ये आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर, क्वीनरी सेक्टर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखो प्राथमिक क्षेत्र में क्या कहता है, देखो प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं? तो देखो प्राकृतिक संसाधन जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया मतलब मछली पालन हो गया, खनन माइनिंग वाले जो होता है, जो खनन जो पृथ्वी से निकाला जाता है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया। तो पेट्रोलियम में देखो सारी चीजें हो जाती है, पेट्रोल भी हो गया, डीजल भी हो गया, केरोसिन भी हो गया, एलपीजी गैस भी, तमाम प्रकार के जो गैसेज जो काम आते हैं इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, तमाम प्रकार के गैसेज भी हो गए। और पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, कोयला हो गया, ये खनन के माध्यम मतलब कोयला जो नीचे से निकाला जा रहा है, पेट्रोलियम जो नीचे से निकाला जा रहा है, क्या उसे किसी मानव ने बनाया? जी नहीं, वो प्राकृतिक रूप से बना। तो इसीलिए कैसे बोला गया? प्राकृतिक संसाधन बोला गया है ना, नेचुरल रिसोर्सेज बोला गया, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज। इसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर को प्राकृतिक संसाधन भी बोला जाता है। प्राकृतिक संसाधन क्यों बोला जाता है? कि इस क्षेत्र के अंदर, इस सेक्टर के अंदर कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो प्राकृतिक संसाधन आता है। तो पहला एग्रीकल्चर मीन्स कृषि वाले क्षेत्र जितने भी है, एग्रीकल्चर सेक्टर आ गया। पशुपालन जैसे कि भेड़ पालन, बकरी पालन, गाय पालन, गौ पालन, भैंस पालन, मुर्गी पालन हो गया, मछली पालन हो गया, इसके अलावा ऊंट पालन, मतलब बहुत जो पशुपालन है, जितनी प्रकार का पशु जिसे पाला जा सकता है, तो पशुपालन में आ गया। कृषि मीन्स एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी की जाती है, तो कृषि हो गई एग्रीकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन मतलब मछली पालन, और इसके अलावा खनन मतलब जो भूमि के अंतर्गत से, जो भूमि के नीचे से जो खनन मतलब जो निकाला जाता है, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, और भी जितने तमाम प्रकार की चीजें खनन के माध्यम से, माइनिंग के माध्यम से जो निकाला जाता है, तो प्राकृतिक संसाधन की सोर्स माना जाता है, प्राकृतिक संसाधन का ही माना जाता है संसाधन। तो उसे नेचुरली तरीके से पाया जाता है, कृत्रिम मतलब कोई मानव से नहीं बनाता। इसीलिए ये सारे चीजें, ये सारे क्षेत्र किस क्षेत्र में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। अर्थात इसे प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधन क्यों कहा जाता है? मैंने आपको बताया कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वो सारे क्षेत्र आते हैं जो प्रकृति से प्राप्त है, जिसे किसी मानव ने नहीं बनाया और नहीं कभी बना सकता है। तो जिसे मानव ने नहीं बनाया, कभी बना नहीं सकता, इसका मतलब क्या? नेचुरल उपलब्ध है, मतलब नेचुरली पाया जाता है। और नेचुरली पाया जाता है उसे बोला जाता है प्राकृतिक संसाधन। और इस क्षेत्र के अंदर, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन आता है, नेचुरल रिसोर्सेज आता है, नेचुरल रिसोर्सेज आता है। तो इसी को बोला गया प्राथमिक क्षेत्र को प्राकृतिक संसाधन में बोला गया। कहीं कहीं पर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर, या फिर तो नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल सेक्टर भी, नेचुरल करो, नेचुरल सेक्टर भी कहा जाता है, प्राकृतिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को प्राकृतिक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी क्षेत्र आते हैं प्रकृति से संबंधित रहते हैं, जो नेचुरली पाया जाता है। इसलिए प्राथमिक क्षेत्र को नेचुरल सेक्टर भी कहा जाता है और एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। तो आप इसमें एग्जांपल में लिखना कि इसमें कौन कौन से एग्जांपल आ सकते हैं। देखो कृषि आ गया, खेती बाड़ी करना, आप तमाम प्रकार की खेती कर सकते हैं, जैसे कि आलू के, मक्के के, धान के, गेहूं के, तमाम प्रकार की खेती की जाती है। उसी प्रकार पशुपालन, भेड़ पालन, बकरी पालन और मुर्गी पालन, और कितने पालन होते हैं, मतलब पशु गौ पालन हो गया, भैंस पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, बकरी हो गया और भेड़ हो गया, ऊंट हो गया, इसके अलावा मछली पालन भी हो गया। ये तमाम प्रकार के जो पशु पालन हो गया। हालांकि मत्स्य पालन वो अलग से लिखा गया है। तो कृषि पालन हो गया, और कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन मतलब माइनिंग वाला, जो जमीन से भूमिगत से निकाला जाता है, जो नेचुरली पाया जाता है उसे निकाला जाता है, तो खनन हो गया। तो ये सब चीजें प्राकृतिक रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, तो इसे प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। तो आपको हमेशा याद रखना, प्राथमिक क्षेत्र में कौन से आते हैं? प्राकृतिक संसाधन आते हैं जो नेचुरली अवेलेबल है। तो जो नेचुरली अवेलेबल उसे बोला जाता है प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है, प्राकृतिक संसाधन बोला जाता है। इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। नोट करके लिखना इसमें, इसे रेड कॉलर जॉब में रखा गया। कैसे कॉलर जॉब में रखा गया? रेड कॉलर जॉब में रखा गया। प्राथमिक क्षेत्र को या बोलो नेचुरल रिसोर्सेज या एग्रीकल्चर सेक्टर या नेचुरल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर, ये तीनों में से कोई भी आ जाए, आपको बोला जाएगा कि बताओ इसे कौन से जॉब में, किस कैटेगरी में रखा गया? तो रेड कलर जॉब में रखा गया। चलो भैया ये इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ नोट करके लिखा हुआ है, देखो कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 65% आबादी कार्यरत है। मतलब कि इस क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र में, मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र में ही आ गया एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, कृषि क्षेत्र आ गया। तो कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट रूप से 65% आबादी कार्यरत है। देखो
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या हो गया, तो जो लोग खेती बाड़ी करते हैं ना, तो जिसमें से कि 55 प्लस 10 का प्रतिशत का आंकड़ा है, 55 एवं 10% का आंकड़ा। जो 55% है ना, वो डायरेक्ट डिपेंड है खेती पर। अगर उनका खेती किसी भी तरह से अगर बंद हो जाएगा ना, तो उनका जो है ना, जो आय का संसाधन वो भी बंद हो जाएगा। तो 55% ऐसे आबादी है जो डायरेक्ट डिपेंड है खेतों पर, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, मतलब कृषि क्षेत्र पर डायरेक्ट डिपेंड है। और 10 ऐसे प्रतिशत जो ऐसे लोग हैं जो कृषि पर भी आधारित है, उसके अलावा कुछ अन्य भी संसाधन, कुछ अन्य भी साधन है, आय का अन्य भी साधन है, जैसे कि अपना मतलब खेती बाड़ी भी कर रहे हैं और साइड बाय साइड अपना कोई दुकान भी चला रहे हैं, कोई छोटा मोटा कोई अपना उद्योग भी चालू करके रखे, मतलब कुछ भी कर रहे हैं। जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र से, तो आप इसे मतलब रिलेट कर पा रहे होगे। जो लोग खेती भी कर रहे हैं और इधर बगल में मतलब खेती भी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो अपना चक्की मिल चला रहे हैं, आटे का चक्की चला रहे हैं, और भी तमाम प्रकार के छोटे दुकान मतलब दुकानदार चला रहे हैं, मतलब दुकानदार है वो दुकान चला रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुर्गी पालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, और भी मतलब तमाम प्रकार की चीजों करते हैं। खेत के अलावा पशुपालन भी कर लिए, उन्होंने 2-4 गाय रख लिए, भैंस रख लिए, तो उनके दूध बेच करके जो प्रतिदिन जो दूध देती है गाय या भैंस दूध देती है, वो दूध बेच कर भी अपना आय का साधन बना लेते हैं वो लोग। तो डायरेक्ट डिपेंड तो नहीं है खेत पर, एग्रीकल्चर पे, कृषि पे तो डायरेक्ट डिपेंड नहीं है, हालांकि डिपेंड है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो मिलते हैं, क्या करते हो, अपना खेत तो लगा लिया उन्होंने, 2 सदस्य एक घर में है और एक बाहर में, तो बाहर मतलब कि दिल्ली, मुंबई, सूरत वगैरह कमाने चल जाते हैं, मतलब वही तो आय का जरूरत है, कहीं तो आना चाहिए, पेट पालने के लिए तो कुछ भी करे, इंसान कुछ भी करता है, तो बाहर चला गया। जब धान लगाने का समय आता है तो वो लोग आ जाते हैं, या धान जब काटने का समय आता है, धान जो कटनी जो बोला जाता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में धान कटनी बोला जाता है, जब धान काटने का समय आता है या गेहूं काटने का समय आता है, तो वो लोग आते हैं बाहर से काम करने के लिए, खेत में काम करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 10% ऐसे आबादी है जो डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट डिपेंड है खेतों पर, और 55% ऐसे आबादी है जो प्रत्यक्ष रूप से उन पर निर्धारित है। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 65% आबादी, देखो ये आबादी 65%, ये नॉर्मल आबादी नहीं है, इसको समझने की कोशिश करो। प्रतिशत में से होता है 100%, मतलब प्रतिशत को 100 बोला गया, 100 में से 65% मतलब आधे से ज्यादा, आधा तो 50% हो गया ना, तो आधे से ज्यादा किसी एक क्षेत्र में अगर डिपेंड है, तो वो सोचो कितना वो क्षेत्र कितना इंपॉर्टेंट होगा। अगर सरकार अगर इसे चाहे इसे नजरअंदाज करेगी, इस क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं करेगी, योजनाएं नहीं लाएगी, अच्छे से अच्छे मतलब रूल एंड रेगुलेशन नहीं करेगी, अच्छे से अच्छे कानून मतलब इनके पक्ष में अगर कुछ कानून नहीं लाएगी, इनके भलाई के लिए अगर सरकार नहीं सोचेगी, तो सोचो कितना नुकसान होने वाला। यहाँ ये मत देखिए कि ये कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये देखिए कि इस क्षेत्र के अंदर, इस प्राइमरी सेक्टर के अंदर, इस एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने प्रतिशत आबादी है। देश का पॉपुलेशन 100% में मतलब 65%, मतलब आधे से ज्यादा आबादी, 65% आबादी डिपेंड है कहाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन किंतु जीडीपी में योगदान कितना, महज 17%। सोचो ये डाटा कितना कम है, मतलब कि देश का पॉपुलेशन आधे से ज्यादा, हालांकि 3/4 तो नहीं बोल सकते, 3/4 75% होता है, तो आधे से ज्यादा बोल सकते हो ना, क्योंकि 65% है। 65% आबादी, आधे से ज्यादा आबादी एग्रीकल्चर क्षेत्र, कृषि क्षेत्र पर मतलब डिपेंड है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप से अगर मिला दिया जाए तो 65% आबादी कार्यरत है। लेकिन जीडीपी में कितना योगदान, महज 17%, आधा % भी योगदान नहीं है। अरे भाई, जब आधे से ज्यादा आबादी, 65% आबादी डिपेंड है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, तो योगदान भी तो कम से कम एटलीस्ट 50% तो होना चाहिए, आधा % मतलब कि 50% तो योगदान होना चाहिए जीडीपी में। लेकिन जीडीपी में तो 1/4 भी नहीं है, मतलब एक कोना भी नहीं, एक कोना बोले तो 25% भी नहीं, 17% है। इसका मतलब देखो, आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। देखो किधर गए, तो इसको समझने वाली बात है। प्राइमरी सेक्टर, फर्स्ट सेक्टर में यहां लिख देता हूं, फर्स्ट सेक्टर। देखो फर्स्ट सेक्टर में क्या है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कितना प्रतिशत पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 65% आबादी डिपेंड है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, लेकिन बट योगदान कितना दे रहे हैं, महज 17% योगदान दे रहे हैं जीडीपी में। कल्पना करो, देखो एक देश की आबादी है जहां 65 आधे से ज्यादा आबादी, 65% आबादी इस फील्ड में
प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी में योगदान दे रहे 17%। अभी जीडीपी देखो, मैं आगे जीडीपी पढ़ाऊंगा, सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा जीडीपी क्या होता है। तो अभी इतना याद रखिए, जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर फुल फॉर्म लिखें तो लिख सकते हो, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू सकल घरेलू उत्पाद। तो मतलब कि एक देश के अंदर, एक संपूर्ण देश के अंदर कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है, कितना उत्पादन किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कृषि क्षेत्र है, कितना रुपए का उत्पादन किया जा रहा है। मतलब रमेश ने किया 10 रुपए का उत्पादन, सुरेश ने किया 50 रुपए का उत्पादन, और इसके अलावा और भी जितने लोग हैं, कोई 10 कर रहा है, कोई 50 कर रहा है, कोई 60 कर। एग्जाम्पल के तौर पर ये 10 मतलब की समझ लीजिए इस तरीके से, या इसको कर दीजिए 10,000, 50,000, 10,000, 50,000, 10,000 इस प्रकार से मंथली उत्पादन कर रहा है। तो ये उत्पादन हो गया। जब एक संपूर्ण देश का जब उत्पादन को जब कैलकुलेशन करते हैं, कितना प्रोडक्शन हुआ इस क्षेत्र के अंदर, उसी को बोला जीडीपी। तो जीडीपी में कितना योगदान दे रहे हैं, महज 17%। तो इस जीडीपी में कितना योगदान दे रहा है, महज 17%। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक संपूर्ण देश का पूरे सेक्टर को मिला दिया जाए, पूरे मतलब क्षेत्र को मिला दिया जाए, तो 100 करोड़, एग्जाम्पल के तौर पे 100 करोड़ का उत्पादन होता है। तो 100 करोड़ में महज 17% बोले तो केवल 17 करोड़ एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है। कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ कि अगर पूरा कंप्लीट देश में, मतलब मैथमेटिक्स के कोई एग्जांपल मैं यहाँ पर लेके समझा रहा हूँ, हालांकि एग्जैक्ट डाटा मैं यहाँ नहीं बता रहा, बस आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने कोई छोटा सा एग्जांपल लिया, मैथमेटिक्स का एग्जांपल लिया, ताकि आपको परसेंटेज आपको समझ में आ जाए क्या परसेंटेज किसके बारे में बात कर रहा है। तो अगर देश का जीडीपी अगर 100 करोड़ प्रोडक्शन, मतलब कि 100 करोड़ का उत्पादन है साल भर का, एनुअल है, ये एनुअल कर लो, अगर 100 करोड़ का उत्पादन कर रहा है हर एक क्षेत्र से 100 करोड़ का उत्पादन किया जा रहा है, तो प्राइमरी सेक्टर जहां 65% आबादी काम कर रहा है, वहां पे काम कर रहे हैं 65% आबादी, तो वहां जीडीपी में केवल 17% योगदान है। तो कहने का मतलब 100 करोड़ तो हो गया पूरे क्षेत्र से, लेकिन जब प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, तो महज 17%। तो 17% कितना आ जाता है, 17 करोड़। तो 17 करोड़ मतलब कि करोड़ ही योगदान दे रहे हैं जीडीपी में। लेकिन देखो 17 करोड़, ये मत देखो, ये देखो कि आबादी कितना डिपेंड है, 65% आबादी। मतलब कि देश में जितने पॉपुलेशन, अगर देश का मान लीजिए अगर 100 करोड़ पॉपुलेशन है, तो 65% बोले तो 65 करोड़ मतलब 65 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट व इनडायरेक्ट दोनों रूप से काम कर रहे हैं। तो उनका कितना आबादी निकल कर आता है, 65 करोड़ आबादी निकल कर आता है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया अगर हमारे देश की आबादी 100 करोड़ आबादी, अगर मान लिया कैलकुलेशन के लिए अगर मान लिया कि 100 करोड़ की आबादी हमारे देश की, तो 65% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, और 65% आबादी है, पॉपुलेशन है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट योगदान तो 50% होना चाहिए जीडीपी में। क्योंकि देखो 65 मतलब आधे से ज्यादा पॉपुलेशन इस क्षेत्र में है, लेकिन जीडीपी में योगदान आधे से भी कम, एक कोना भी नहीं है भाई। एक कोना 25% को बढ़ा जाता है, अगर एक कोना अगर कैलकुलेशन लिया जाए तो 25 करोड़ आएगा, तो योगदान कितना, महज 17 करोड़, मात्र 17 करोड़ योगदान है। तो सोचो, एक कल्पना करो, सोचो जीडीपी में इतना कम योगदान क्यों है। एक सोचने की कल्पना करो कि इतने लोग काम कर रहे हैं, फिर भी जीडीपी में योगदान महज 17% दे पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आर्थिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कहीं ना किसी भी तरह से इनका जो आय का स्रोत है बहुत कम मतलब इनका आय हो पा रहा है। तो यहाँ मत देखिए जीडीपी में कितना योगदान है, बल्कि ये देखिए कि पॉपुलेशन कितना है, 65% आबादी। अगर सरकार अगर इस प्राइमरी सेक्टर पे, इधर गया प्राइमरी सेक्टर, अगर सरकार सोचो, कल्पना करो, इस एग्रीकल्चर सेक्टर पे, प्राथमिक क्षेत्र पे अगर सरकार अच्छी से अच्छी योजनाएं नहीं लाएगी, इनके भलाई के बारे में, इनके उत्थान के बारे में अगर सरकार नहीं सोचेगी, वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेगी सरकार, तो सोचो इनका कल्याण कैसे होगा। ये देखो ना, 65% आबादी है, लेकिन जीडीपी में 17% योगदान है। तो जीडीपी को अगर फिर भी साइड करते हैं, तो देश की जो संपूर्ण देश की आबादी, जनसंख्या, पैसे, मतलब आधे से भी ज्यादा आबादी इस क्षेत्र में, इस एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा कर रहे थे, मतलब ज्यादा इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर सरकार अच्छी योजनाएं लाती है, सरकार सोचती है कि देश का विकास हो, जीडीपी में ग्रोथ हो, तो किस क्षेत्र के लिए पहला कदम उठाएगी, तो प्राथमिक क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। मतलब जो हमारा देश को बोला गया, हमारा भारत देश को कृषि प्रधान देश बोला गया। तो आज आपको समझ में आया कि भारत को कृषि प्रधान देश क्यों कहा जाता है, कि जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और
अप्रत्यक्ष दोनों रूप से 65% आबादी, मतलब आधे देश की आधे से ज्यादा आबादी, 65% आबादी इस फील्ड में, इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसीलिए बोला गया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि का मतलब किसानों का बहुत महत्व है। अगर ये सेक्टर चौपट हुआ तो सोचो, अगर इस क्षेत्र में किसी प्रकार से आर्थिक समस्या आती है, किसी प्रकार का आय का जो समस्या, आर्थिक समस्या बोला जाता है, आर्थिक समस्या मतलब आय का समस्या, मनी प्रॉब्लम, अगर इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में मनी प्रॉब्लम आता है, आर्थिक समस्या आता है, तो केवल इस क्षेत्र में नहीं आएगा। देखिए आबादी कितना, 65% आबादी। अगर इस क्षेत्र में आर्थिक समस्या आता है ना, मनी प्रॉब्लम आता है, तो देश के आधा से ज्यादा लोगों के पास ये मनी प्रॉब्लम होगा, आर्थिक समस्या होगा। तो ये एक प्रकार से नकारात्मक छवि बनेगा देश के लिए, देश के विकास के लिए, जीडीपी के ग्रोथ के लिए, एक आर्थिक, देश के आर्थिक विकास के लिए एक नकारात्मक छवि बनेगा, एक नकारात्मक प्रभाव डालेगा। सोचो, देश का जो आर्थिक विकास है वो एक नकारात्मक प्रभाव डालेगा। सोचो, कल्पना करो ना यहाँ पे कि अगर इस क्षेत्र में कोई भी आर्थिक समस्या आती है, मनी प्रॉब्लम आती है, तो केवल इस सेक्टर मत देखिए, इस क्षेत्र मत देखिए, आबादी देखिए, जनसंख्या देखिए, 65% आबादी, मतलब एक संपूर्ण देश की, एक भारत देश की आधे से ज्यादा आबादी इस फील्ड में काम कर रहे हैं। 65% आबादी। अगर इस फील्ड में मनी प्रॉब्लम आता है, कोई आर्थिक समस्या आता है, तो केवल आर्थिक ही समस्या नहीं, बल्कि इस देश के लिए एक इशारा है कि यहाँ पर जो गरीबी सबसे ज्यादा पाई जा रही है, सबसे ज्यादा गरीबी है यहाँ पर। ये एक प्रकार से आर्थिक विकास के लिए एक नकारात्मक प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। बताओ, 65% आबादी है ना इधर। अगर कोई सरकार की योजनाएं विफल रहती है या समस्याएं आती है इस क्षेत्र में, तो 65% आबादी, मतलब भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या के पास ये समस्या आई है। इसलिए सरकार इनके लिए कुछ अच्छे योजनाएं लाती है, अच्छी योजनाएं लाती है, ताकि कृषि जो एग्रीकल्चर सेक्टर, इसका विकास होता है। देखो दोस्तों, अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप इसे अच्छे तरह से समझ पाओगे। आपने कभी यूरिया खरीदा खेतों, मतलब आपने अगर कभी खेत में काम किया होगा आपने, तो कभी आपने यूरिया खरीदा है, तो जो आप यूरिया खरीदते हो तो उसका क्या एक्चुअल प्राइस आपको पता है क्या? वो आपको जो मिल रहा है यूरिया, जिस प्राइस में मिल रहा है, क्या उसका एक्चुअल प्राइस रहता है? जी नहीं, उसमें सरकार सब्सिडी देती है, तब जाकर वो उस प्राइस में आपको मिलता है। तो सब्सिडी क्यों दी जा रही है? तो देखो, सब्सिडी इसलिए दी जा रही है क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, और सरकार इस पर हमेशा नई से नई योजना लाती रहती है। सरकार सोचती है कि इनका वेलफेयर हो, इनका कल्याण हो, ताकि इनका उत्थान हो सके, आर्थिक विकास हो सके, क्योंकि इसमें जो डिपेंड है ना 65% आबादी है। अगर इनका विकास होगा तो संपूर्ण देश का विकास होगा। ये देखिए ना कि इसमें कितना प्रतिशत आबादी, 65% आबादी है, मतलब आधे से ज्यादा जनसंख्या है। ये मत देखिए कि जीडीपी में 17% योगदान है। अब जीडीपी में कम है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आबादी देखिए, अगर इसमें कोई आर्थिक समस्या आती है तो पूरा संपूर्ण देश के लिए एक नकारात्मक छवि बनेगा, आर्थिक विकास के लिए एक नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसलिए कभी भी सरकार ये नहीं चाहती कि प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये कभी ना डूबे। हाँ, इसमें कभी आर्थिक प्रॉब्लम ना आए, कभी मनी प्रॉब्लम ना आए, आर्थिक समस्या कभी ना आए। अगर आर्थिक समस्या आती है तो देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या, तो थोड़ा उनकी हालत दयनीय हो सकती है। उनकी, हालांकि किसान की हालत दयनीय होती है, उनका एक्चुअल प्राइस मिल कहाँ पाता है? जितने में वो फसल बोता है, जितना में वो बेचना चाहता है, उतना तो प्राइस उनको मिलता नहीं है। उनका जो एक्चुअल जो होना चाहिए, कीमत जो होना चाहिए, वो तो उन्हें कीमत तो मिल नहीं पाता। चलो भैया आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र क्या कहता है? प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को मूल्यवर्धन करके उत्पादन करता है। देखो, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त करके कच्चे माल को मूल्यवर्धन करता है। मूल्यवर्धन में उसकी वैल्यू को बढ़ाता है, मतलब वैल्यू को बढ़ाता है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। गेहूं कहाँ से आता है? खेतों से आता है। गेहूं क्या कोई इंसान थोड़ी ना बनाता है, वो तो नेचुरली निकलता है गेहूं। मतलब जो खेत में जो दाना उसको बोया जाता है, गेहूं जो बोया जाता है, उसके बाद जो पौधा निकलता है, तो गेहूं तो भाई नेचुरली निकल रहा है, कोई कृत्रिम रूप से तो मानव तो बना नहीं रहा। तो गेहूं चला गया प्राथमिक क्षेत्र। तो मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया? प्राथमिक क्षेत्र से, मतलब इस क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को मूल्यवर्धन करके, मतलब उसके मूल्य में वर्धन करके, उसकी वैल्यू बढ़ा करके उत्पादन किया जाता है। तो गेहूं हो गया प्राथमिक क्षेत्र से। तो प्राथमिक क्षेत्र से गेहूं आया, तो गेहूं को आटा में पीसकर बिस्किट बनाना। तो देखो, गेहूं हमने प्राथमिक क्षेत्र से लाया, उसको पीस कर आटा बनाकर, और उसको किसी भी तरीके से मैंने बिस्किट बना दिया, कंपनी में, फैक्ट्री में बिस्किट बना दिया। अब जैसे ही बिस्किट बना तो उसके मूल्य में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? उसके वैल्यू एडिशन हुआ कि नहीं हुआ? तो उसके मूल्य में वृद्धि हुआ। अगर सपोज इट, अगर आटा, फॉर एग्जांपल, अगर आटा 30 रुपए किलो मिल रहा है, अगर हम बिस्किट बनाएंगे तो कम से कम तो 100 रुपए किलो बिस्किट बिकेगा। 100 रुपए किलो बिस्किट बिकेगा। तो आटा कितना है? आटा 30 रुपए किलो। तो गेहूं को आटे में पीस कर, जो कि आटा की कीमत है 30 रुपए केजी, साधारण समझने की कोशिश कीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से। आटा 30 रुपए कीजिए, उसको बिस्किट में बना करके, है ना, उसके बिस्कुट में बना करके उसके मूल्य में वृद्धि किया गया, उसको वैल्यू एडिशन किया गया,
वैल्यू को बढ़ाया गया। 30 रुपए का जो 30 रुपए केजी आटा था उसको बढ़ा करके 100 रुपए केजी कर दिया गया। 100 रुपए केजी क्या, बिस्किट, जब बिस्किट बना तो वही डेफिनेशन कह रहा है, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को मूल्यवर्धन करके उत्पादन किया जाता है। इसे औद्योगिक व विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, औद्योगिक व विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। अब जहाँ बिस्किट बनाया जा रहा है, आटे को पीस कर बिस्किट बनाया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब किसका मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, बिस्किट का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। और इसके अलावा पेट्रोलियम तो निकलता है, जमीन से निकाला जाता है पेट्रोलियम को, तो पेट्रोलियम को निकालना, तो ये तो प्राकृतिक रूप से निकल रहा है, तो चला जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। पेट्रोलियम को निकालना प्राथमिक क्षेत्र मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज में चला जाएगा, नेचुरल सेक्टर में चला जाएगा। लेकिन जब उसको पेट्रोलियम को निकालते हैं तो क्या वो एक्चुअल निकलता है, उसको भी रिफाइनरी किया जाता है ना कंपनी में, तो उसको रिफाइन किया जाता है, तब जाकर के पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, एलपीजी गैस बनता है और भी तमाम प्रकार की चीजें बनता है। तो जब हम उसको रिफाइन कर रहे हैं मतलब उसको वैल्यू बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, उसको वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, वैल्यू बढ़ा रहे हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल, पेट्रोलियम क्या हो, कच्चा माल हो गया, रॉ मटेरियल से बोलते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को उसको एक प्रक्रिया के माध्यम से मूल्यवर्धन करते, मतलब उसको वैल्यू एडिशन करते, उसको वैल्यू को बढ़ाते, मूल्यवर्धन करते, उसके मूल्य को बढ़ाते। तो देखो जो पेट्रोलियम है, जो पेट्रोलियम पाया जाता है भूमि के नीचे जो पाया जाता है, वो तो एक नेचुरल संसाधन है, वो तो प्राकृतिक संसाधन है, उसे तो वही कोई मानव तो बना नहीं सकता, तो चला गया प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन जब उस पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है कंपनी में लाकर के, फैक्ट्रीज में लाकर के, इंडस्ट्रीज में लाकर के, जब उसको रिफाइन किया जाता है, पेट्रोलियम से पेट्रोल निकाला जाता है, डीजल निकाला जाता है, केरोसिन तेल निकाला जाता है और भी तमाम प्रकार के जो एलपीजी गैसेज है और भी जो तमाम प्रकार की जो चीजें होती है, जब उसका निर्माण किया जाता है रिफाइनरी के माध्यम से इंडस्ट्रीज में लाकर के, तब उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे द्वितीय क्षेत्र। कब बोलेंगे द्वितीय क्षेत्र, पेट्रोलियम को मतलब प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त तो पेट्रोलियम तो भूमिगत में वो नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक संसाधन, अब प्राकृतिक संसाधन प्राथमिक क्षेत्र में चला गया। तो मैंने क्या बोला, पेट्रोलियम को जब रिफाइन किया जाता है इंडस्ट्रीज में लाकर के, कंपनी फैक्ट्रीज में लाकर के, तो इसका मतलब हो गया प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल मतलब प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त रॉ मटेरियल्स को एक उसमें मूल्यवर्धन करके उत्पादन करता है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र से जो रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, जो मैंने यहाँ से उठाया, क्या उठाया, पेट्रोलियम उठाया, तो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को मूल्यवर्धन करके मतलब उसके वैल्यू एडिशन करके, उसके मूल्य को वृद्धि करके। अब मैंने पेट्रोलियम तो यहाँ से ले आया, जो भूमि से जब निकला पेट्रोलियम तो मैंने उसको ले आया और एक प्रोसेस के माध्यम से इंडस्ट्रीज में प्रोसेस के माध्यम से उसको मैंने पेट्रोल में बदल दिया, है ना, डीजल में बदल दिया, केरोसिन तेल, तो उसके मूल्य में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, उसका मूल्य वर्धन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम कहाँ देखने को मिलता है, वो द्वितीय क्षेत्र में मिलता है। तो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को मूल्य वर्धन करके उत्पादन किया जाता है। एक और एग्जाम्पल देखो एक और सेकंड एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो। जो आप लोग स्वेटर पहनते हो, ऊनी का जो आप लोग जो स्वेटर पहनते हो, हालांकि जो ठंड का मौसम ही आ रहा है, नवंबर दिसंबर लास्ट दिसंबर से ठंड का मौसम आ ही जाएगा, तो जो आप लोग स्वेटर पहनते हो, जो हाथ से बुने हुए स्वेटर रहते हैं, तो वो जो ऊन है, ऊन कहाँ से प्राप्त होता है, भेड़ों के खाल से, है ना, भेड़ होते हैं उन्हीं के खाल से प्राप्त होता है। तो जो ऊन की जो प्राप्ति है वो एक नेचुरल प्रक्रिया है, वो जो ऊन की जो प्राप्ति कर रहा है तो प्राकृतिक संसाधन में आ गया। भाई भेड़ तो कोई बनाता नहीं है, ऊन तो कोई बना नहीं सकता, है ना, भेड़ से ही प्राप्त होता है। भेड़ तो जो अगर भेड़ से प्राप्त किया जा रहा है तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है ना, नेचुरल प्रक्रिया है, और वो एक कहाँ चला जाएगा, नेचुरल सेक्टर में चला जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में चला जाएगा। तो ऊन का उत्पादन या निर्माण करना, हालांकि निर्माण नहीं होगा, उत्पादन होगा। तो ऊन जो उत्पादन किया जा रहा है, जो ऊन का जो उत्पादन किया जा रहा है, जो ऊन का उत्पादन किया जा रहा है वो प्राथमिक क्षेत्र में चला जाएगा। लेकिन उसी ऊन से जब हम लोग स्वेटर बना देते हैं और भी तमाम प्रकार की जो चीजें बनती है उनसे वो बना दिया जाता है। तो जो बनाने की प्रक्रिया है वो इंडस्ट्रीज में होती है, फैक्ट्री में होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग में होता है। और इसके अलावा जो धागे जो धागा होता है, पतला जो रेशम होता है, उस धागे से वस्त्र बनाया जाता है। तो उस धागे का मतलब कि कैसे उत्पादन किया जाता है बताओ, कपास से, कपास रुई है, रुई कपास से ही तो प्राप्त होता है ना, कपास से, तो कपास से धागे का निर्माण होता है। फिर वो धागे जो कपास जो उत्पादन किया जा रहा है वो तो प्राथमिक क्षेत्र में चला गया, एग्रीकल्चर सेक्टर में चला गया। कपास की खेती की जाती है भाई, कपास से ही रुई का प्राप्त होता है। जो आप लोग देखते हो, जो पतले पतले आप लोग धागे देखते हो, वो उसी क्षेत्र में पाया जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है। तो इससे जो प्राप्त हुआ धागा, लेकिन उसी धागे के माध्यम से जब आप वस्त्र बना दिया जाता है, जब कपड़ा बना दिया जाता है, जब शर्ट बना दिया जाता है, जींस बना दिया जाता है, तो चला गया द्वितीय क्षेत्र में, उसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया, उस धागे का वैल्यू एडिशन किया गया। जब वैल्यू एडिशन की बात की जाती है तो द्वितीय क्षेत्र की बात की जाती है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझ गए प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को, है ना, रॉ मटेरियल को मूल्यवर्धन करके उत्पादन करता है। उदाहरण, गेहूं को आटा में पीस कर बिस्किट बनाना। अब गेहूं की प्राप्ति, भाई गेहूं की तो खेती होती है, नेचुरल प्रोसेस है। अब जो नेचुरल प्रोसेस है
अर्थात वो नेचुरल सेक्टर में जाएगा, प्राइमरी सेक्टर में जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में जाएगा। इसीलिए गेहूं को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली उसे उगाया जाता है, कोई मानव तो उसे बनाता नहीं है। तो गेहूं को आटा में पीस कर बिस्किट बनाना, अब बिस्किट बना दिया, अब गेहूं का जो कीमत है 30 रुपए किलो, मानिए सपोज दैट, हालांकि कितना एग्जैक्टली कितना इसका प्राइस है मुझे नहीं पता, 30 से 35 है, 35-36 रुपया उसका आटे का कीमत चल रहा है। और आप अगर कोई कंपनी ब्रांडेड कंपनी खरीदते हो तो 40-45 रुपए हो सकता है, 30-35 रखो, 30 रुपए केजी आटा है। लेकिन जब इसे आटे को जब बिस्किट में बना दिया जाता है तो मिनिमम 100 रुपए केजी बिकता है ना, 100 रुपए केजी आता है मार्केट में। सोचो इसके मूल्य में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ। 1 किलो आटे का कीमत है 30 रुपए, लेकिन जब इसको बिस्किट बना देते हैं तो 1 केजी बिस्किट की कीमत हो जाता है 100 रुपए, मिनिमम 100 रुपए, हो सकता है 500 रुपए केजी भी हो सकता है, मिनिमम 100 रुपए केजी हो गया। तो उसके मूल्य में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जब इन्होंने ये जो प्रोसेस किया, बिस्किट का निर्माण किया, ये कहाँ होगा, जब भी होगा कहाँ होगा, मैन्युफैक्चरिंग में होगा, इंडस्ट्रियल एरिया में होगा, मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किया जाएगा। इसीलिए इस क्षेत्र को औद्योगिक व विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। इसमें कुशल श्रमिक, स्किल लेबर, देखो इसमें स्किल लेबर कहने का मतलब इसमें इंजीनियर हो गए, मैनेजर्स लोग हो गए, जो मतलब काफी पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास ज्ञान जानकारी नॉलेज होता है, उसे कुशल श्रमिक बोला गया है ना, जिनके पास स्किल होता है, स्किल लेबर कहा गया। इनको व्हाइट कॉलर जॉब में रखा गया, व्हाइट कॉलर मतलब समझ रहे हो, व्हाइट कॉलर जॉब में रखा गया किसी स्किल लेबर को। लेकिन अकुशल श्रमिक, नॉन स्किल लेबर, नॉन स्किल कहने का उतना उचित नहीं हुआ कि उनके पास स्किल नहीं है तो वो काम कैसे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो स्किल होगा। लेकिन इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग स्किल उसे कहा गया मतलब जिसके पास नॉलेज है, अच्छा मतलब किसी खास फील्ड में अच्छा खासा नॉलेज है। तो लेकिन ऐसे लोग होते नहीं है, किसी खास फील्ड में एक्सपर्ट होते नहीं है, तो इन्हें बोला गया है नॉन स्किल लेबर, अकुशल श्रमिक को ब्लू कॉलर जॉब में रखा गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रेड कॉलर जॉब में किस सेक्टर को रखा गया। तो प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को रेड कलर जॉब में रखा गया। मैंने आपको बताया था ना कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है उसे रेड कलर जॉब में रखा गया। लेकिन जब बात करते हैं स्किल लेबर, सेकेंडरी सेक्टर में स्किल लेबर को किस कलर जॉब में रखा गया, तो व्हाइट कलर जॉब में रखा गया। और जब मैं बात करता हूँ नॉन स्किल लेबर की, तो नॉन स्किल लेबर को किस जॉब में रखा गया, तो ब्लू कलर जॉब में रखा गया। नॉन स्किल लेबर को ब्लू कलर जॉब में, और स्किल लेबर को, कुशल श्रमिक को व्हाइट कलर जॉब में रखा गया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल के माध्यम से प्राथमिक क्षेत्र क्या, द्वितीय क्षेत्र क्या। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखो तृतीय क्षेत्र, दो क्षेत्र हम लोगों ने देख लिया। तृतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में सेवा एवं सहायता करने वाले लोग आते हैं, मतलब कि जो सेवा प्रदान कर रहे हैं। सेवा देखो, जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो केमिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें 3 चीज देखने को मिलता है, ठोस, द्रव एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 चीजें देखने को मिलता है। लेकिन जब बात करते हैं इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में केवल 2 ही चीज देखने को मिलेगा, गुड्स एंड सर्विस, वस्तु एवं सेवा, इंग्लिश में कहा जाता है गुड्स एंड सर्विस। और जब सरकार के द्वारा टैक्स लगा दिया जाता है तो हो जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको शॉर्ट में कहा जाता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में यही पढ़ाऊंगा, जीएसटी क्या है, जीडीपी क्या है, आगे मैं पढ़ाऊंगा आगे। तो देखो वस्तु एवं सेवा, तो इकोनॉमिक्स में हम केवल 2 ही चीज पढ़ते हैं, वस्तु एवं सेवा। और जब इन दोनों पर जब कर टैक्स लगा दिया, तो इकोनॉमिक्स में हम यही 2 चीज पढ़ते हैं, वस्तु एवं सेवा। जब सरकार के द्वारा इन दोनों पर जब टैक्स मतलब कर लगा दिया जाता है तो वस्तु एवं सेवा कर हो जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाता है। अब देखो तृतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में सेवा में सहायता करने वाले लोग आते हैं। जैसे परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जब कोई वाहन लेकर के जाता है तो बदले में हमसे चार्ज लेता है, मतलब पैसा लेता है। तो क्या बदले में जो पैसा लिया कोई वस्तु हमको दे? जी नहीं, वस्तु नहीं दे, एक प्रकार से सेवा दिया उसने, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए हमें सेवा दिया। चलो भैया, सूचना प्रदान करने वाली कंपनी, जैसे कोई सूचना प्रदान करती है, सूचना कौन प्रदान करती है? जैसे कि जियो कंपनी हो गई, और भी रिलायंस कंपनी, मतलब तमाम प्रकार की जो कंपनी है जो हमें सूचना प्रदान करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तो हम भाई जा नहीं सकते, लेकिन हम क्या फ्री में बात कर लेते हो, वो क्या होता है कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। अब जब ये बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिम खरीदना पड़ता है। तो एक बार तो हमने सिम खरीद लिया, सिम पैसा दिया, सिम मिल गया, मतलब सिम वस्तु तो मिल गया, लेकिन पहली बार। लेकिन जब उसमें हम बात करने के लिए जब रिचार्ज करवाते हैं, जब ऑनलाइन जब पेमेंट करते हैं, तो जब रिचार्ज के बदले जो पैसा दिया, क्या उधर से कोई वस्तु मिला? जी नहीं, वस्तु नहीं मिला, एक प्रकार से सेवा मिला, जो हम केवल अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, केवल अनुभव ले सकते हैं, है ना, मतलब केवल अनुभव फील कर सकते हैं कि हमें सेवा दिया गया। बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमें सेवा दिया गया।
तो ये एक प्रकार से सेवा हो जाती है, जिसका केवल आप महसूस कर सकते हो, मतलब स्पर्श नहीं कर सकते, महसूस कर सकते, फील कर सकते हैं। तो सूचना प्रदान करने वाली कंपनी, इसे हम क्या बोलेंगे, सेवा बोलेंगे। तो परिवहन, सूचना प्रदान करने वाली कंपनी। अस्पताल में बहुत सारे डॉक्टर लोग रहते हैं, तो उनका अपना फीस होता है। कोई डॉक्टर 100 रुपए फीस लेते हैं, कोई 1000 भी लेते हैं, कोई 5000 भी लेते हैं, कोई 10,000 फीस लेते हैं। तो डॉक्टर का अपना अपना फीस होता है। जो फीस लेते हैं बदले में सर्विस नहीं, बदले में कोई वस्तु नहीं देते। फीस डॉक्टर साहब जो लेते हैं बदले में कोई वस्तु नहीं देते, दवाई देते हैं वो वस्तु होता है, उसके बदले में चार्ज लिया जाता है ना, दवाई का अलग से कीमत होता है। लेकिन डॉक्टर पर्सनली व्यक्तिगत रूप से वो अपना चार्ज लेते हैं, है ना, सेवा के बदले चार्ज लेते हैं। तो क्या वो आपको वस्तु दे रहे हैं? जी नहीं, वो आपको सेवा दे रहे हैं। तो अस्पताल भी चला जाएगा सेवा क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में पुलिस स्टेशन आप कंप्लेन करने के लिए जाते हैं या कुछ चीज मतलब की शिकायत करने के लिए जाते हैं, एफआईआर दर्ज करने के लिए जाते हैं, तो आपसे पैसा ले या ना ले, मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझने की कोशिश कीजिए। पुलिस आपसे पैसा लेता है, क्या आपको इसके बदले में कोई वस्तु दिया? जी नहीं, आपको वस्तु नहीं दिया जा रहा, बदले इसके बदले में आपको सेवा दिया जा रहा है कि भाई इतना पैसा दो तभी हम आपकी बात सुनेंगे, अन्यथा नहीं सुनेंगे। तो पुलिस स्टेशन में आपको भी सेवा दिया जा रहा है, ना कि वस्तु, चाहे किसी भी रूप से दे, चाहे पैसा लेकर के या बिना पैसा लेकर के। मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में समझने की कोशिश कीजिए। पुलिस स्टेशन जहाँ पुलिस होते हैं, तो पुलिस आपको सेवा प्रदान करे, सेवा दे रहे। बैंक, बिजनेस, शिक्षक में समझिए, शिक्षक एक टीचर आपको क्या देता है? आपसे बदले में अगर मैं आपसे पैसा लूं, तो मैं आपको अगर पढ़ाने की कोशिश करूं या आपको पढ़ाता हूं, हालांकि मैं अभी पढ़ा ही रहा हूं, तो पढ़ाने के बदले में आपसे क्या उम्मीद लगा सकता हूँ? मतलब कि टीचर जब आप ऑफलाइन सेंटर में जब पढ़ने के लिए जाते हो, तो टीचर आपसे अगर मान लीजिए किसी भी तरह से अगर फीस लेता है, कोई टीचर अगर फीस ले रहे हैं, तो बदले में आपसे कोई वस्तु तो नहीं दे रहे, मतलब क्या दे रहे हैं? सेवा दे रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं। हाँ, कोई टीचर आपको पुस्तक भी देते हैं, लेकिन पुस्तक देते हैं उसका अलग चार्ज लेते हैं। लेकिन जो व्यक्तिगत जो पढ़ा रहे हैं, जो टीचर का जो पर्सनल व्यक्तिगत जो कार्य होता है ना, उनका जो पर्सनल कार्य होता है, पढ़ाना कार्य होता है, शिक्षा देना होता है, जो वो शिक्षा दे रहे हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपसे क्या अपेक्षा कर सकता हूँ? अगर मैं ऑफलाइन में पढ़ाऊँ और आपसे पढ़ाने के बदले कोई मैं शुल्क लूँ, गुरु दक्षिणा करा मैं आपसे लूँ, जितने भी हो 100, 250 जितना भी हो, अगर मैं आपसे पैसा लूँ, तो उसके बदले में आपको कोई वस्तु नहीं दूंगा, बदले में आपको ज्ञान दे रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ। तो एक प्रकार से क्या हो गया? एक प्रकार से सेवा हो गया। मैं आपको सेवा दे रहा हूँ, सेवा सर्विस प्रदान कर रहा हूँ। नौकरी देखो, नौकरी जनरली बोला जाता है कि ये सर्विस है, सेवा दे रहा है, सेवा प्रदान कर रहा है। लेकिन जब बात करते हैं यूपी बिहार में, तो यूपी बिहार में ऐसा नहीं होता है। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मतलब कि भगवान के जैसा होता है, भगवान से हमने भेंट कर लिया। और सरकारी नौकरी प्राप्त करने का उद्देश्य कुछ और होता है, सेवा नहीं होता है, उद्देश्य कुछ और होता है कि भाई शादी विवाह थोड़ा जल्दी लग जाएगा और थोड़ा उसमें दहेज में मोटा मोटी मिल जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, आप समझने की कोशिश कर लीजिए कि सरकारी नौकरी का उद्देश्य कुछ और ही होता है। सेवा होता है, मन में होता है कि हाँ भाई सेवा कर रहे हैं हम। आर्मी, डॉक्टर और एक टीचर छोड़ करके, मैं आर्मी, डॉक्टर, टीचर को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। और भी जितने, हालांकि जो सरकारी टीचर भी होते हैं आजकल वैसे ही हो गए, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना सोच है, कोई बात नहीं। तो सब एक जैसे थोड़ी ना हो सकते, कलाम सब थोड़ी ना बन सकते, सब लोग स्वामी विवेकानंद थोड़ी ना बन सकते। तो आजकल जो नौकरी है ना, सरकारी नौकरी, वो लोग सेवा के भाव से नहीं देख रहे हैं, वो कुछ और ही भाव से देख रहे हैं। भाई किसी भी तरह से एक बार सरकारी नौकरी लग के भाई लाइफ सेट है, और जो शादी विवाह होगा तो उसमें मतलब मिलेगा, मोटा मोटी मिलेगा। हालांकि मैं इसमें ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा। इकोनॉमी के अकॉर्डिंग तृतीय क्षेत्र जो टर्सरी सेक्टर आते हैं, तो नौकरी को मतलब सेवा की दृष्टि से देखा जाता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो आपसे कोई पूछा जाएगा कि नौकरी, आर्मी, डॉक्टर, वकील, टीचर, जितनी भी प्रकार की नौकरियां होती है, रेलवे ड्राइवर, मतलब स्टेशन मास्टर, तमाम प्रकार की जितनी भी सरकारी नौकरियां होती है, और आपसे पूछा जाए कि बताओ जरा, आर्मी, डॉक्टर, वकील, टीचर, मास्टर, ये सब किस क्षेत्र में आएंगे? किस क्षेत्र में आएंगे? किसी भी प्रकार का पेशा क्यों ना हो, तो जब भी आएगा तो तृतीय क्षेत्र में आएगा। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? सेवा प्रदान कर रहे हैं। मैं वस्तु की बात नहीं कर रहा, मैं सेवा की बात कर रहा हूँ। नोट, इसे सेवक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि तो सेवा करने वाले लोग हैं, तो इसे सेवक क्षेत्र भी कहते हैं। आबादी महज 15%, लेकिन जीडीपी में योगदान 55%। समझने की कोशिश करो, मैंने आपको प्राथमिक क्षेत्र पढ़ाया था, प्राइमरी सेक्टर पढ़ाया था, लेकिन उसमें आबादी कहते थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अगर दोनों जोड़ दिया जाए तो 65% आबादी उसमें इन्वॉल्व थे, मतलब आधे से ज्यादा आबादी इन्वॉल्व थे। लेकिन जीडीपी में योगदान कितना कर रहे थे? महज 17%, केवल 17% योगदान कर रहे थे। लेकिन आबादी कितना था? 65% आबादी। लेकिन जब बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं, टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं, तो इसमें जो सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, इसमें सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र में सब लोग सर्विस करने वाले आते हैं, तो इसलिए सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो बात करते हैं तृतीय क्षेत्र में, तो इसमें आबादी महज केवल 15% है, लेकिन जीडीपी में योगदान कितना? 55%।
अब समझ में आ रहा है सब लोग नौकरी के पीछे क्यों भागे रहते हैं। देखो भाई, पॉपुलेशन आबादी महज 15% है, लेकिन जीडीपी में योगदान 55% है। मतलब जीडीपी में ज्यादा योगदान दे रहे, इसका मतलब तनख्वाह भाई मोटा मोटी होगा इस क्षेत्र में। सब लोग सेवक है, सेवा कर रहे, लेकिन सबको तनख्वाह कितना मिल रहा है, मोटा मोटा। तभी तो भाई 55% जीडीपी में, मतलब आधे से ज्यादा। मतलब कि अगर मान लिया जाए, अगर जीडीपी मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद, अगर इंडिया के उत्पादन एनुअल प्रोडक्शन अगर 100 करोड़, एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश कीजिए, अगर 100 करोड़ का प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है, तो इसमें से 55%, तो 55% कितना हो जाएगा, 55 करोड़। भाई 100 का हिस्सा, अगर एक हिस्सा मान लिया जाए, तो उसका 55वां हिस्सा कितना हो जाएगा, 55 करोड़ हो जाएगा। 100 करोड़ का 55%, 55 करोड़ हो जाएगा। सोचो, कल्पना करो, केवल एक ऐसा क्षेत्र है जो इसमें महज 15% आबादी है, 15% पॉपुलेशन है, और जीडीपी में योगदान आधे से ज्यादा दे रहे हैं। मतलब आधा कितना हो गया, 50%, आधे से ज्यादा 55 करोड़, मतलब कि 55% योगदान कर रहे हैं जीडीपी में, और पॉपुलेशन कितना है, महज 15%। जब मैंने बात करी थी प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर में आबादी थी 65%, मतलब आधे से ज्यादा आबादी इन्वॉल्व थे, लेकिन जीडीपी में महज केवल 17% योगदान दे रहे थे, 17%। तो इनकी आर्थिक स्थिति, मतलब प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब जो कृषि क्षेत्र है, जो किसान भाई लोग हैं, जो किसानी करते हैं, खेती पर डिपेंड है, तो वहां ज्यादा डिपेंड है, वहां ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, लेकिन जीडीपी में योगदान कम है। इसीलिए आप लोग देखोगे कि जो किसान भाई लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती है, वो लोग ज्यादा अमीर नहीं होते, मतलब ज्यादातर, मतलब उनका मिडिल क्लास होते हैं और लोअर क्लास देखे जाते हैं। उनका ज्यादा मतलब आय के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो उनका ज्यादा बड़ा आय नहीं होता है, ज्यादा आय का संसाधन उनका ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बहुत कम उनका आय होता है। जितना उनका प्रोडक्शन होता है, जितना उनका उत्पादन क्या, उनका एक्चुअल मूल्य, तो आप लोग अगर किसान होंगे और आप अपनी खेती करोगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा जो उनका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए, जैसे आलू किस भाव से बिकना चाहिए, किसान की क्या इच्छा, वो उनकी पूर्ति नहीं हो पाती। जिस इच्छा से वो बेचना चाहते हैं, आलू या टमाटर, जो भी सब्जी है, मतलब सब्जी या अन्न उपजाते हैं, चावल गेहूं जो भी उपजाते हैं वो लोग खेतों में, तो जो उनका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए, वो उनको एक्चुअल प्राइस नहीं मिल पाता। इसीलिए तो 65% आबादी इन्वॉल्व है, लेकिन महज केवल 17% जीडीपी में योगदान करते हैं। लेकिन जब बात करते हैं टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं, तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसमें कितना 15% आबादी इन्वॉल्व है। 15% इसमें 15% आबादी इन्वॉल्व है, 15% पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन जीडीपी में कितना योगदान दे रहे हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 55% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 15% आबादी इन्वॉल्व है। सोचो, 15%, केवल 15% आबादी इन्वॉल्व है, केवल 15% आबादी इन्वॉल्व है, और जीडीपी में योगदान कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, 55% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। सोचो 55%, और एक तरफ देखते हैं 65% आबादी है, और महज 17% जीडीपी में योगदान दे रहे हैं। इसीलिए तो सेवा क्षेत्र को सब लोग का चॉइस होता है कि किसी भी तरीके से बस एक बार सर्विस मिल जाए, एक बार नौकरी में आ जाए, फिर कोई बात नहीं। ये जो है ना, जो परसेंटेज है जो मैंने लिखा, ये आप लोग नोट करके लिख लेना। अब चतुर्थ क्षेत्र की बात करते हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान आधारित उद्योगों को शामिल किया गया है। तो वो जो ज्ञान आधारित जो उद्योग है, जो कंपनीज है, उनको इन्वॉल्व किया गया है। जैसे कि इंस्टीट्यूट हो गया, डेवलप सेंटर हो गया, मतलब कि जो डेवलपमेंट के सेंटर हो गया, विकास केंद्र हो गया, वैज्ञानिक शोधकर्ता, जो लोग वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, जो रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो लोग चले गए चतुर्थ क्षेत्र में चले गए। इसरो के साइंटिस्ट हो गए, डरडो के साइंटिस्ट हो गए, जो तमाम प्रकार के जो ज्ञान आधारित क्षेत्र है, जैसे कि इंस्टीट्यूट हो गए, जहां अगर रिसर्च किया जाता है ना, शोध किया जाता है, तो ये लोग जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, जो उच्च स्तर पर जो शोध करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो लोग चले जाते हैं चतुर्थ क्षेत्र में, क्वाटनरी क्षेत्र में चले जाते हैं, क्वाटनरी सेक्टर में चले जाते हैं। जब बात करते हैं पंचम क्षेत्र की, क्वेनरी सेक्टर की बात करते हैं, तो इस क्षेत्र के अंदर उच्चतम स्तर पर, मतलब हाई लेवल पर नीतियों के निर्धारण एवं निर्णय प्रक्रिया से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया गया। जो बड़े लोग होते हैं, जैसे कि बड़े लोग जो देश के नेता हो गए, जो लोग कानून बनाते हैं, नीति कानून बनाते हैं, इसके अलावा जो कंपनी फैक्ट्री में जो नियम कानून बनाते हैं, वो लोग चले जाते हैं। हाई लेवल के जो उच्च स्तर पर जो नियम कानून बनाते हैं, वो पंचम क्षेत्र में चले गए। राजनेता, मतलब कि राज्य के नेता, संपूर्ण देश के नेता, जो लोग मैं छोटे मोटे नेता की नहीं बात कर रहा, जो लोग कानून बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं। बड़े कंपनी के प्रबंधक एवं नियंत्रक, जो बड़े कंपनी के होते हैं, कंट्रोलर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो लोग कानून बनाते हैं कि कंपनी किस तरीके से रन करेगी, वो सभी लोग चले गए पंचम क्षेत्र में, चले गए क्यूनरी सेक्टर में चले गए। इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्यूनरी सेक्टर, इसको क्वाटनरी सेक्टर कहा जाता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्वाटरनरी सेक्टर। ठीक, चलो भैया आगे देखते हैं। अब आगे है कार्य या शर्त के आधार पर। तो देखो, आज इतना ही मैंने आपको आज पढ़ाया। क्या आज मैंने आपको पढ़ाया?
ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, क्वार्टरी सेक्टर, क्यूनरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र, पंचम क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है, नेचुरल प्राथमिक क्षेत्र को एग्रीकल्चर सेक्टर कहा जाता है, नेचुरल सेक्टर कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को देखो जहां पर मतलब की कंपनी फैक्ट्रीज आ गए तो इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर कह लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कह लीजिए। तृतीय क्षेत्र को सर्विस सेक्टर कहा जाता है, जहां लोग सर्विस करते हैं। चतुर्थ क्षेत्र में वो लोग आ गए जो लोग रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट लोग हो गए, जो इंस्टीट्यूट हो गया जहां पर रिसर्च किया जाता है, जैसे डरडो हो गया, इसरो हो गया, नासा हो गया। ये तमाम प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं जहां पर रिसर्च किया जाता है, वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च किया जाता है, उसे हम बोलते हैं चतुर्थ क्षेत्र, क्वार्टरी सेक्टर बोला जाता है। पंचम क्षेत्र में वो लोग आ गए जो लोग नियम कानून बनाते हैं, चाहे वो देश के लिए हो या कंपनी फैक्ट्रीज के लिए हो, जो उच्च स्तर पर, मैं बड़ी कंपनी की बात करूं, बड़े नेता की बात करूं, जो नीति निर्माण करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, जो सांसद लोग होते हैं, सांसद विधायक जो लोग होते हैं, जो नीतियों का निर्माण करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो कंपनियों के अंदर जो नीतियों का निर्माण करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, कि कंपनी किस तरीके से रन करेगी, किस डायरेक्शन में रन करेगी, मतलब कंपनी चलाने के लिए जो बेसिक रूल रेगुलेशन होते हैं, बेसिक रूल रेगुलेशन से लेकर के और भी जितने प्रकार के जितने भी नियम कानून हो सकते हैं, जो तमाम प्रकार के नियम कानून बनाए जाते हैं, वो सारे क्षेत्र कहाँ चले गए? पंचम क्षेत्र में चले गए। वो सभी लोग पंचम क्षेत्र में आ गए। तो दोस्त आज हम लोगों ने देखा आर्थिक क्रियाओं के आधार पर जो 5 अलग अलग भागों में बांटा गया, 5 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया, इन 5 क्षेत्रों को देखा। कल हम लोग देखेंगे कार्य या शर्त के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ये दोनों प्रकार के हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज तक इतना ही। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है आप लोग के लिए, एक होमवर्क क्या है? होमवर्क के तौर पर कम से कम 20 ऐसे प्रोफेशन, 20 से 25, 20 एटलीस्ट 25 होना चाहिए। 25 ऐसे प्रोफेशन, ऐसे जॉब, ऐसे सर्विस आपको लिखना है और आपको ये दर्शाना है कि ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा, तृतीय क्षेत्र में आएगा या पंचम क्षेत्र में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर किस क्षेत्र में जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में जाएगा, द्वितीय। तो भाई डॉक्टर क्या करता है? सर्विस देता है, तो चला गया द्वितीय क्षेत्र। क्या चला गया? द्वितीय क्षेत्र। उसके बाद लिखना आर्मी, है ना, सेना, जैसे वायुसेना हो गया, थल सेना हो गया, नौसेना हो गया। ये तमाम प्रकार के जो आर्मी होते हैं, सेनाएं होते हैं, वो किस क्षेत्र में जाएंगे? तो ये नौकरी एक प्रकार से सेवा है, चलेगा तृतीय क्षेत्र में। इसके अलावा राजनेता, नेता, विधायक, सांसद, एमपी, जो एमएलए, जितने भी एमएलसी, जितने भी लोग होंगे, तो ये चले जाएंगे पंचम क्षेत्र में, क्योंकि नीति निर्माण कर रहे हैं, कानून का निर्माण करते हैं। चतुर्थ साइंटिस्ट, है ना, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, इसरो, डरडो, ये जितने भी क्षेत्र आते हैं ये चतुर्थ क्षेत्र में चले जाएंगे। जितने भी इंस्टीट्यूट है जहां पर रिसर्च किया जाता है, शोध किया जाता है, चलेगा चतुर्थ क्षेत्र। तो इस प्रकार से 20 से 25 ऐसे प्रोफेशन को, ऐसे सर्विस को, ऐसी चीजों को आप लिखोगे और उसके सामने ये दर्शाओगे कि किस क्षेत्र में आता है। आपके लिए होमवर्क है। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कार्य शर्त के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।